Very good morning to all of you, and I'm Ravneet Sandhu, and most welcome to our Chandigarh Career Group YouTube channel. And today we will discuss about प्रैक्टिस सेट 2। आज हमने प्रैक्टिस करनी है नाउन्स की। एक हम सेट कर चुके हैं और एक सेट जो है आज हम करेंगे, और इसी के साथ साथ हम करेंगे द हिंदू वोकेबलरी 9th में की, एंड साथ में फर्दर जो है हमारे इडियम्स चलेंगे। चलिए नाउन्स के प्रैक्टिस सेट के साथ स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Question number 11, 1 to 10 we already have covered in last lecture. So question number 11 is, when he returned from America, informed me that he had come here to do an urgent work। अब यहाँ पे जो डी ऑप्शन है इसके अंदर मिस्टेक है। अर्जेंट वर्क के साथ जो है ये एन यूज नहीं होएगा। सिंपल ऐसे आ जाएगा, व्हेन ही रिटर्न फ्रॉम अमेरिका इन्फॉर्म्ड मी दैट ही हैड कम हियर टू डू अर्जेंट वर्क। सो राइट जो ऑप्शन है वो है डी। सो करेक्ट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी obscured by these hypocritical politician। और इसके अंदर अब देखते हैं कि यहाँ तक द इश्यूज आर, कोई इशू नहीं है यहाँ तक। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड द प्रॉब्लम, नो इशू हेयर, is that they are bound to be obscured by these hypocritical politicians। तो मुझे तो यहाँ कोई मिस्टेक नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है ई, नो एरर। नो एरर। होपफुली दोनों सेंटेंसेस समझ आ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, दीज टाइप्स ऑफ बुक्स are certainly helpful to the students preparing for the banking service examination। अब यहाँ पे ये देखिए, ये प्लूरल में लगा हुआ है यहाँ पे these, तो यहाँ पे जो है टाइप्स आएगा, these types of books, these types of बुक्स। तो प्लूरल फॉर्म है तो ये जो है ये भी प्लूरल यूज होएगा साथ में, these types of books। सो ए इज अ करेक्ट आंसर। Question number 14. I have never seen such as lovely spectacles in my life, said the passer-by। अब यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से, अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखनी है कि स्पेक्टेकल्स जो वर्ड यूज हुआ है ये सही है या नहीं है। जैसे कि हम साइट वर्ड यूज करते हैं, दृष्टि, हम साइट्स नहीं बोलते ना, व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। यहाँ पे स्पेक्टेकल ये यूज हुआ है ना, एज ए सीन यूज हुआ है, एज ए सीन यूज हुआ है। और सीन जो होता है हमारा अनकाउंटेबल जो है नाउन होता है, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है हमारा सीन। तो उसी तरीके से यहाँ पे स्पेक्टेकल्स को यूज किया है, तो स्पेक्टेकल आएगा, स्पेक्टेकल नहीं आएगा। जैसे कि व्हाट अ ब्यूटीफुल, इस टाइप का, जैसे इस टाइप से आ जाए व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, और व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल मीनिंग दोनों का सेम है यहाँ पे, ब्यूटीफुल स्पेक्टेकल। तो यहाँ पे स्पेक्टेकल्स नहीं आएगा, स्पेक्टेकल आएगा। सो बी के अंदर जो है मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। Owing to his heavy engagement, he could not write even the 2/3 of the book which the publication was expected before January। तो एक बार इसको देख लो कि कहाँ पे मिस्टेक है, खुद से 5 to 7 सेकेंड्स ले सकते हैं और इसको कर लीजिए, अगर खुद से इसको ढूंढ पा रहे हो इसकी मिस्टेक। अदरवाइज मैं तो फिर इसका आंसर बताऊंगी ही। चलिए,
इसका मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे जो 2/3 है इसके अंदर जो है ये मिस्टेक है। जैसे कि हम लिख देते हैं कभी कभी 1/3, 1/4। तो ये तो जो हमारे होते हैं ये तो होते हैं हमारे सिंगुलर, तो इनके साथ हम एस नहीं यूज करते हैं। लेकिन अब जो ये इस तरह से होता है 2/3, 2/3, 2/4, 2/3, 2/4, तो इनको जो है इनके साथ हमेशा एस यूज होएगा, क्योंकि ये जो होते हैं ये प्लूरल होते हैं। 2/3, 3/4, 2/4, 2/3, ये इन सब के साथ जो है एस यूज होता है। तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा। अगर यहीं पे अगर 1/3 होता तो फिर एस नहीं आना था, अगर 1/4 होता एस नहीं आना था। तो बी जो है राइट आंसर है यहाँ पे। Question number 6. It is harmful to take cupful of tea 5 times a day. अब यहाँ पे कप जो है टू टेक कपफुल्स ऑफ टी 5 टाइम्स अ डे। अब यहाँ पे कपफुल्स जो है ये यहाँ पे गलत है, यहाँ पे कपफुल्स आएगा। कपफुल्स, कपफुल्स आएगा। मतलब कि यहाँ पे हमने प्लूरल फॉर्म यूज की है। अगर अकेला आ जाएगा कपफुल, सेंटेंस को पढ़ के ही सेंस पता चल जाएगा। अगर कपफुल होता तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेस। कपफुल का मीनिंग होता है लेस। अगर कपफुल्स बोलेंगे तो ये होता है प्लूरल। तो यहाँ पे बात चल रही है कि 5 टाइम्स अ डे, तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा क्वांटिटी की बात चल रही है। तो यहाँ पे कपफुल की जगह पे आ जाएगा कप्स फुल। यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी, कपफुल्स आ जाएगा। यहाँ पे कपफुल्स आ जाएगा। होपफुली ये भी क्लियर है। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 की तरफ। सेंटेंस नंबर 17 क्या कह रहा है? द ब्रेदरन्स ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers done without any apparent reason, विदाउट एनी apparent रीजन। अब ये देखिए ब्रेदरन क्या होता है। होपफुली ये वर्ड सुना भी होगा, अगर किसी ने नहीं भी सुना है तो उसको बता देती हूँ। ब्रेदरन का मीनिंग होता है कि ब्रदर। एक तो ब्रदर होता है ना, लेकिन जब हम इनको प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं ब्रदर्स, तो इसका मीनिंग होता है ब्रेदरन। तो ब्रेदरन भी यूज कर सकते हो और ब्रदर्स भी यूज करते हो, दोनों का मीनिंग सेम है कि मतलब ये प्लूरल फॉर्म है किसकी? ब्रदर की। जब हम एक से ज्यादा ब्रदर की बात करेंगे तो वो बन जाएगा ब्रेदरन और ब्रदर्स। तो यहाँ पे अगर ब्रेदरन यूज हुआ है तो ये तो अपने आप में ही प्लूरल फॉर्म है इसकी। तो यहाँ से जो एस है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो ब्रेदरन आएगा। द ब्रेदरन ऑफ दिस लोकेलिटी आर ऑलवेज एट daggers done without any apparent reason. Next is question number 18. The sceneries of Kashmir is more beautiful than that of Darjeeling. क्वेश्चन नंबर 18, इसके अंदर जो है सीनरीज, सीनरीज, तो सीनरीज कोई वर्ड नहीं होता, सीनरी आएगा यहाँ पे। सीनरी, SCENERY, सीनरी आएगा, सीनरीज नहीं आएगा। तो ए जो है ये हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन है, सही आंसर है क्वेश्चन नंबर का 18 का ए ऑप्शन। 19. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. He has ordered bricks. तो यहाँ पे bricks को कैसे यूज करना है? The pieces of brick. bricks नहीं यूज होएगा यहाँ पे, the pieces of brick. the pieces of brick आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट इज ही डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद सीजर। और ये मैं रूल करवा चुकी हूँ। रूल नंबर 1 है हमारा नाउन्स के अंदर कि 2 पार्ट्स है सीजर्स के, जो जिसके 2 पार्ट्स होते हैं इंस्ट्रूमेंट के, वो हमेशा प्लूरल में लिखा जाएगा सीजर्स। सो यहाँ पे एस यूज होएगी। डी के अंदर जो है मिस्टेक है, डी जो है सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। तो आज के नाउन्स की ये प्रैक्टिस थी। अब आगे आज हम करेंगे
हिंदू वोकैबुलरी की जो है हमारी आज के वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वर्ड इज एडवर्स। एडवर्स वर्ड बहुत इजी है और बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि यूज किया जाता है। तो रूटीन में यूज होता है ये वर्ड, डेली लाइफ में यूज होता है। एडवर्स, ये तो पहले ये देख लेना, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट, मतलब अनफेवरेबल। ऑपोजिट, अनफेवरेबल, नंबर वन। नंबर टू, नंबर थ्री, डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। फोर्थ इज इनऑस्पिशियस, इनऑस्पिशियस। तो ये तो हो गए इसके एडवर्स। एडवर्स का मीनिंग क्या होता है? ऑपोजिट, किसी चीज के ऑपोजिट। नॉट फ्रेंडली, नॉट फ्रेंडली। अब आ जाओ इसका एंटोनिम। एंटोनिम इसका है फेवरेबल, अस्पीशियस लिख सकते हैं, अस्पीशियस, फेवरेबल, फ्रेंडली। अब देखिए, अगर मीनिंग पता होगा वर्ड का तो अपने आप सिनोनिम जो है इसके, इंटोनिम जो है बन जाते हैं। फ्रेंडली, अब ये ऑपोजिट है तो यहाँ पे आ जाएगा सिमिलर, फैमिलियर, फैमिलियर लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज अलायंस। अलायंस का मीनिंग होता है, अलायंस जो होता है ये नाउन है। अलायंस का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, संबंध, किसी का रिलेशन। तो इसका जो सिनोनिम, एक तो ये आ जाएगा रिलेशनशिप, सेकंड सिनोनिम इसका आ जाएगा एफिनिटी, थर्ड इज एसोसिएशन, एसोसिएशन, फोर्थ फैमिलियर यूज कर सकते हैं, फैमिलियर, फैमिलियर। देन इसका ऑपोजिट आ जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस। एनिमी भी लिख सकते हैं, स्ट्रेंजर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका ऑपोजिट आ जाएगा ये। पहले वाले का हम सेंटेंस देख लेते हैं पहले। टैक्सेस आर हैविंग एन एडवर्स इफेक्ट ऑन प्रोडक्शन। एडवर्स मतलब उल्टा प्रभाव। A balanced alliance between traditions and modernity avoids chaos. So यहाँ पे A balanced alliance between traditions and modernity avoids chaos. तो यहाँ पे alliance का जो मीनिंग लिया गया है, सेम मीनिंग लिया है, रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, मतलब पुराना टाइम एंड मॉडर्निटी, जो मॉडर्निज्म इस टाइम चल रहा है। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, यहाँ तक समझ आ गया होगा सबको। और यहाँ पे chaos का मीनिंग क्या होता है कि स्टेट ऑफ अ ग्रेट डिसऑर्डर्स, ग्रेट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, chaos का मीनिंग ये होता है, ठीक है जी। चलिए मूविंग ऑन, नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलाई, थर्ड वर्ड है एलाई। एलाई जो है ये वर्ब है, इसका मीनिंग होता है जोड़ देना, कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना किसी चीज को। तो यहाँ पे कंबाइन, कपल कर देना, मैरी कर देना, और यहाँ पे असेंबल कर देना आ जाएगा, असेंबल कर देना। ऑपोजिट क्या आएगा? स्प्लिट करना, स्प्लिट करना, सेग्रीगेट करना, सेग्रीगेट करना, सेपरेट करना। He allied his racing experience with his father's business acumen, father's business acumen। तो यहाँ पे सेम वर्ड का जो है, वर्ड का सेम एज इट इज मीनिंग लिया गया है। He allied his racing experience, ठीक है जी। नेक्स्ट इज रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मीनिंग होता है अबैंडनमेंट, मतलब त्याग देना। अबैंडनमेंट, रिजाइन करना, एब्डिकेशन कर देना, फोरसेक कर देना, फोरगो कर देना। तो ये सब जो है इसके सिनोनिम जो हैं बन जाएंगे रिनंसिएशन की। रिनंसिएशन का मीनिंग है अबेंडन करना। ऑलरेडी बहुत बार ये वर्ड रिपीट हो चुका है, अबेंडन, 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 एक ही वर्ड बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो ये तो अब रट गया होना चाहिए सबको। नेक्स्ट इज एंटोनिम।
एंटोनिम इसका आएगा एजर्शन, एजर्शन, अप्रूव भी आ जाएगा, एक्सेप्ट आ जाएगा, सैंक्शन आ जाएगा। ये सब जो है इसके ऑपोजिट वर्ड्स आ जाएंगे रिनंशिएशन के, रिनंशिएशन। सो नेक्स्ट इज, इसकी एग्जांपल क्या है, द टॉक्स वर डिपेंडेंट ऑन रिनंशिएशन ऑफ टेररिज्म, रिनंशिएशन ऑफ टेररिज्म। सो ये हमारा था फोर्थ वर्ड, रिनंशिएशन। नेक्स्ट वर्ड जो है वो है मिटिगेट। मिटिगेट का मीनिंग होता है कि एलिवेट करना, कम कर देना, मतलब कि कमी कर देना उस चीज में, डिक्रीज कर देना। जैसे कि एलिविएट फर्स्ट वर्ड, सेकंड रिड्यूस करना, डिमिनिश करना, डिक्रीज करना कर सकते हो, डिक्रीज करना। तो ऑपोजिट आ जाएगा एग्रावेट करना, इनहांस करना, एक्सपैंड करना, एक्सटेंड करना, इंक्रीज करना। तो ये सब जो आएंगे इसके ऑपोजिट वर्ड्स जो हैं आ जाएंगे मिटिगेट के। मिटिगेट का मीनिंग होता है एलिविएट करना, मतलब कम करना, किसी चीज में डर्थनेस लेके आना, कमी लेके आना। नेक्स्ट इज, इसका सेंटेंस क्या है, ड्रेनेज स्कीम्स हैव हेल्प टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने में हेल्प करी। नेक्स्ट इज इंटैक्ट। इंटैक्ट जो होता है इसका मीनिंग होता है होल, कंप्लीटली, एब्सोल्युटली, फुली। तो सिनोनिम जो है इसका बन जाएगा, फर्स्ट इज होल, सेकंड एंटायर, थर्ड इज कंप्लीट, फोर्थ इज फुली, फिफ्थ इज फिफ्थ क्या आ सकता है इसका, और एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इस तरह से जो है अपने आप बनते चले जाते हैं वर्ड्स, अगर इसका मीनिंग क्लियर हो। तो एंटोनिम जो है इसका वो है तोड़ देना, तोड़ देना मतलब ब्रेक कर देना, चीज को ब्रोकन कर देना, कंप्लीट करने से पहले मतलब कंप्लीट करने से रोक देना। और नेक्स्ट इज रिस्ट्रेन कर देना, रिस्ट्रेन कर देना, इनकम्प्लीट रह जाना, इनकम्प्लीट रह जाना। Next, only the medieval tower had remained intact, completely remained intact. So hopefully ये clear है। नेक्स्ट जो है आज का लास्ट वर्ड जो है वो है वेव करना। वेव का मतलब होता है कि छोड़ देना, त्याग देना किसी चीज को, स्पेशली जैसे राइट होता है किसी पर्सन का, राइट को छोड़ देना। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है, वायलेट होता है, अगर आप उस फंडामेंटल राइट के लिए, उसको पाने के लिए कोर्ट में नहीं जाओगे और डेट भी निकल जाती है, तो उस टाइम it is deemed that you have waived off your right, you have waived off your right to claim your fundamental right. So ये अपना जो है वेव ऑफ करना मतलब त्याग कर देना कि चलो छोड़ो, क्या कोर्ट में जाना है ना, उस तरीके से। तो वेव करना, डिसरिगार्ड कर देना, इग्नोर कर देना, ओवरलुक कर देना, और यू कैन से लीव कर देना, छोड़ देना। ऑपोजिट इसका आ जाएगा अपहोल्ड करना, अपहोल्ड, अपहोल्ड करना। तो इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी, ही डिड नॉट वेव हिज राइट इन द मैटर, उसने अपने राइट को वेव ऑफ नहीं किया इस मैटर में, उस मैटर में उसने अपना राइट वेव ऑफ नहीं किया। चलिए, आज के वर्ड सबको होपफुली क्लियर है। अगर किसी को नहीं भी कोई वर्ड क्लियर है, देन यू कैन आस्क मी बाय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और सॉरी बाय कमेंट, किसी भी तरीके से कर सकते हो। और अदरवाइज हमारे जो है चंडीगढ़ करियर ग्रुप, वहां पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ईडियम्स, ईडियम्स के अंदर क्या है, फर्स्ट इज स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट, टू मेक समबडी afraid, to make somebody afraid. So मतलब इसका कि किसी को डरा धमका देना, किसी के अंदर डर बैठा देना, struck a chill to the heart. Next is high and dry. High and dry मतलब किसी को helpless छोड़ देना, to make someone
हेल्पलेस, किसी को हेल्पलेस जो है, लाचार जो है, छोड़ देना। थर्ड इज ग्रीस द पाम, कि मतलब हाथ गरम करना, मतलब ब्राइब करना, किसी को रिश्वत दे के काम करवाना, टू ब्राइब। फोर्थ वन इज थ्रो थ्रो डाउन अ ग्लव, मतलब हार मान लेना, जो कि हमें कभी नहीं माननी चाहिए। हमेशा जो है मोटिवेट ही रहना चाहिए, हमेशा जो है स्ट्रगल करते रहना चाहिए। कभी हार नहीं माननी चाहिए। थ्रो डाउन अ ग्लव मतलब हार मान लेना। फर्दर इज गो टू द विंड्स। गो टू द विंड्स मतलब डिसअपियर हो जाना, एकदम से डिसअपियर हो जाना। ये पांचों के पांचों इडियम्स जो हैं याद कर लेना और इनके मीनिंग्स देख लेना और इनके सेंटेंसेस खुद को जो है इनको फॉर्म करने की ट्राई करना, कोशिश करना, क्योंकि अगर मीनिंग क्लियर है तो सेंटेंसेस भी अपने आप बन जाते हैं। सेंटेंस इसलिए बनाने को बोलती हूँ सो दैट इसको यूज करने का पता चल जाए कैसे इनको यूज करना होता है, अदरवाइज पेपर में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सेंटेंस फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है CDS, NDA, FCAT इन एग्जाम्स में। फर्दर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर एंड हमारे नेक्स्ट डे की जो भी 10th में की वोकेबलरी होगी वो उसको हम डिस्कस करेंगे, इडियम्स डिस्कस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट जो है हमारी प्रैक्टिस सेट जो है नाउन्स के ऊपर रहेगा, देन हम न्यू टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग and bye bye for now.